देखो आज अपन छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटे क्वेश्चन में क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने जो नंबर का आएगा 18 क्वेश्चन तो आते हैं एक नंबर के, और ऑब्जेक्टिव है उसके बाद में 6 क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान के, और उसके बाद में फिर एक नंबर के जो लिखने के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार जो टोटल अपन जोड़ेंगे सारा तो कम से कम 35 से 38 नंबर का मैटर आता है पूरा। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेन आधा पेपर तो वही है और आधा पेपर क्या है, बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जैसे मैं पहले यूनिट की बात कर रहा हूँ, अपन ने पहले भी वीडियो पढ़ाई है, 2 वीडियो है और दोनों वीडियो में पहले वीडियो में पहली क्लास है और दूसरे वीडियो में जो यूनिट नंबर 2 है उसकी क्लास है। तो पहले वीडियो में यूनिट नंबर 1 है जिसके छोटे क्वेश्चन भी है, उसमें पूरा है, छोटे भी है बड़े भी है, और जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर यूनिट नंबर 2 के छोटे बड़े सारे इंपॉर्टेंट है पूरे, उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखो कि जैसे मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। यूनिट नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन बताया था कि एक तो है कि जैसे क्वेश्चन पुट किया जाता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की बोलेगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन क्या पुट करेगा, अगर इसी का है जैसे अपन ने दिया था कि 144 से एक संख्या ली थी अपन ने और उसके अभाज्य गुणनखंड भी लिखे थे। अभाज्य गुणनखंड के बाद में उसके उसके लिखे अपन ने घातांक करो, जैसे घातांक का रूप ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो घातांक के रूप में, घातांक के रूप में, और तीसरा क्वेश्चन इसी पे पुट कर सकता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, घातों का योग, घातों का योग। और इसी के ऊपर अपन एक क्वेश्चन और पुट किया, और वो क्वेश्चन क्या था कि इसके जो फैक्टर आता है ना, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड आता है। गुणनखंड कैसे, जैसे सपोज करो मैंने एक गुणनखंड मान लिया कि 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 और इसके बाद में आ गया 5 की घात 1। हालांकि इतना बड़ा नहीं आएगा, इसका जो फैक्टर करेंगे वो आएगा अपना 2 की घात 4 के आसपास आएगा, 3 की घात आएगा 2 के आसपास। तो देखो इसमें अपन ने ये एग्जांपल दिया है अपन ने कि जिसका फैक्टर आ सकता है इस प्रकार, ठीक है ना। तो इसमें घातों का योग कर देंगे। घातांक का रूप अभाज्य गुणनखंड के रूप, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे इसको अपन साधारण रूप में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो अगला क्वेश्चन क्या पुट करेगा, 2 की घात, तो क्या बचेगा, गुणनखंड है, गुणनखंड है 2 की घात। अब कोई ने बोझ उसने बोझा गुणनखंड 2 की घात, और गुणनखंड 2 की घात कितनी है, 3। और जरूरी है क्या गुणनखंड 2 की घात बोझे, 3 की बोझ सकता है, 5 के भी बोझ सकता है। अपन को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड 2 की घात 3 है। इसी प्रकार अगर 2 नहीं आया 3 आ गया, ये लो चयन कर दिया अपन ने, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। अगर यहाँ पे 2 है तो आंसर कितना आएगा, 3। 5 है तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बताए पिछली वीडियो में। और इसके अलावा ये भी समझाया अपन ने कि ये फॉर्मूला याद रख लेना, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। देखो एग्जाम में एक का मान देगा, ये अन्य तीनों के मान देगा, एक का मान पूछेगा। HCF का मान दिया, LCM का मान दिया, A का मान दिया, किसका मान पूछ लिया, B का मतलब है दूसरी संख्या का मान निकालो। या फिर दोनों संख्या का मान दे सकते हैं, A का भी मान दे सकता है, B का भी मान दे सकता है, LCM का मान दे सकता है, किसका मान पूछ सकता है, HCF का। यानी 3 मान देगा एग्जाम में, क्वेश्चन जो पुट करेगा ना एग्जामिनर उसमें 3 मान देगा और 1 मान पूछेगा, और किसी का भी पूछ सकता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। ठीक है, अब इसके बाद में इसी का जो अगला टाइप है, जैसे अगला टाइप आपने बताया कि अगर ऐसा रूप आ जाए, कैसा, अभी अपन ने जो एग्जांपल दिया था ना, इसी को क्वेश्चन बनाता हूँ। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक तो फैक्टर दे रहा है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 कोमा 5 की घात 1, और एक इसी का दूसरा फैक्टर दिया 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 2। अब इसमें बोलिएगा HCF क्या होगा इसका, और इसी का LCM क्या होगा। तो मैंने कल पिछली वाली वीडियो में समझाया कि HCF का मतलब होता है कि
सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात ये लेना है। और एलसीएम का मतलब क्या है? सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। तो इस प्रकार देखो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करा, समझना है पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा सॉल्यूशन है। अपन ने बताया कि यूनिट नंबर जो एक है ना वो कितने नंबर की थी? 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये एक है ना वो कितने नंबर का क्वेश्चन था? वो 2 नंबर का। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे 1 ही नंबर के। एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव जिसमें अपन आंसर देख के टिक लगा देंगे, और एक क्वेश्चन आएगा लिखने का जिसमें अपन को लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार कितने क्वेश्चन आएंगे? कि नंबर की 2। चलो इसी प्रकार यूनिट नंबर 2 की बात करता हूँ मैं, यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में भी अपन ने जो वीडियो 2 नंबर पे है ना उसमें यानी क्लास 2 दूसरी क्लास में यूनिट नंबर 2 को समझाया था अपन ने, उसमें भी विस्तार से पूरा समझाया। बड़े भी क्वेश्चन है उसमें और छोटे भी क्वेश्चन है। मैं छोटे क्वेश्चन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो छोटे क्वेश्चन कौन कौन से थे उसमें? देखो अपन ने वहां पे समझाया कि एक बहुपद दिया कि 4x की घात 2 माइनस के 4x प्लस का 1 कितने नंबर के? याद होनी चाहिए कि 1 प्लस 1 कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 2 की बात करें अपन, ये ध्यान रख लेना कि यूनिट नंबर 2 है ना बहुपद की, कौन सी? बहुपद की। उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, प्लस एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन कितना आएगा? 2 नंबर। इस प्रकार अपन ने देखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है ना वो कितने हैं? 2 क्वेश्चन, एक आएगा लिखने का और एक आएगा जो एमसीक्यू बोलते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उसमें अपन वो आंसर देख के उसका टिक करना है। तो देखो यहाँ पे जो एमसीक्यू आता है ना उसके चांसेस कैसे रहते हैं कि जैसे एक बहुपद दिया और बहुपद में क्या पूछेगा वो? या तो उसका योग पूछ लेगा, या तो उसका योग पूछेगा, या फिर उसका क्या पूछेगा? गुणन। क्या पूछेगा? और तुमको पता है योग याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b बटा a, और इसका क्या होता है? c बटा a। मान उठा के रखेंगे अपन और आंसर। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है यानी एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर देखो ना सीधा ही ऑप्शन में माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 1, और इसी प्रकार गुणन का देखेंगे तो 1 बटा 4 ऐसा ऑप्शन मिलेगा उसमें, और हम अपना आंसर कर देंगे। इसी प्रकार चलो इसके नीचे देखते हैं अपन कि इसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? जैसे k का मान पूछ सकता है। मैंने बताया कि एक समीकरण लिखी थी और वो समीकरण अपन ने, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बहुपद मान लिया अपन ने 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस का k, और इसमें एक शून्य देगा। कितना शून्य देगा? एक शून्य देगा, और एक शून्य देने के बाद में वो बोलेगा कि इसका k का मान क्या था, मतलब इस समीकरण में k का मान क्या था। तो अपन k का मान निकालेंगे कैसे? सपोज करो एक शून्य दे दिया कि शून्य का हमेशा x के बराबर होते हैं ना, 2 मान निकालते x के, तो यहाँ पे अपन x बराबर 3 दे दिया। तो इस मान को उठा के यहाँ पे रखना है, और इस मान को उठा के यहाँ पे रख के इस मतलब k की जगह नहीं x की जगह यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे बराबर में क्या रखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि बहुपद px होता है ना उसको अपन 0 के बराबर रख सकते हैं। p की जगह px का मान रखेंगे और किसका मान निकालेंगे? अपन k का मान निकालेंगे, तो पिछली वीडियो में उसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी पे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने यहाँ पे ये भी समझाया था कि जैसे इसी का बता रहा हूँ मैं, इसी को मैंने चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया मैंने इसको? ये एक बहुपद है जिसमें शून्यांकों का गुणन 8 है। शून्यांकों का गुणन क्या होता है? c बटा a। उसका मान दे दिया कितना है? 8। तो k का मान क्या करो? किसका मान क्या करो? k का। बताओ c का मान क्या है? k। a का मान कितना है? 2। मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ो करेगा। और एक क्वेश्चन मैंने ये भी समझाया था उसमें क्या कि माइनस का भी यानी योग गुणनफल के बराबर था c बटा a के, और वहां पे अपन ने इससे काटा तब उस कंडीशन में किसका मान निकाला था? अपन ने k का मान निकाला था। ठीक है, और उसके बाद में एक क्वेश्चन अपन ने ये भी समझाया था कि एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है। जैसे एक शून्यांक कितने आता है? 2। एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है? बीटा। अल्फा अपन ने मान लिया अल्फा है, बीटा क्या मान लिया अपन ने? 1/अल्फा है। तब उस कंडीशन में एक समीकरण देगा और किसका मान पूछेगा? k का मान पूछेगा। चलो इसी का मान लो कि इसमें किसका मान दे दिया? k का मान बोल रहा है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ये अल्फा है तो दूसरा क्या मान लिया अपन? 1/अल्फा। अगर तुमको डाउट होता है कि सर यहाँ पे अल्फा यहाँ पे भी अल्फा, चलो एक काम करते हैं, अल्फा मत मानो, तुम्हारे हिसाब से मान लो। मैंने मान लिया कि अल्फा का मान कितना मान लिया अपन ने? अल्फा का मान अपन ने मान लिया a है।
क्या है ए, अल्फा का मान ए और बीटा का मान कितना है, चलो ए मानेंगे तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, ए का मान चलो ए मत मानो। यहाँ पे अपन ने मान लिया कि अल्फा का मान कितना है, के है, के नहीं, अल्फा का मान अपन ने मान लिया एक्स, एक्स भी है, वाई मान लिया कि अल्फा का मान क्या है, वाई है, और अल्फा का मान जब वाई तो ये क्या हो जाएगा 1/वाई। किसका मान निकालना है, के का मान। जब के का मान निकालेंगे तो इस कंडीशन में हमेशा ये ध्यान रख लेना c/a का फॉर्मूला यूज लेना है गुणन का, कि c/a बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा इंटू बीटा के। क्यों, क्योंकि जो c/a है ना, अगर एक शून्य दूसरे शून्य का व्यक्रम है तो हमेशा जो गुणन है ना वो कितना आता है, 1। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि अल्फा की जगह अल्फा का मान, सी की जगह सी का मान रखो के है, और ए का मान कितना है 2 बराबर अल्फा का मान कितना है वाई इंटू बीटा का मान 1/वाई। वाई से वाई कटेगा और वाई से जब वाई कटेगा तो क्या k/2 यहाँ पे रहेगा और वहां पे कितना रहेगा 1। मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, तिरछा गुणा कर दो, k को मैंने 1 से किया k और 2 को मैंने 1 से किया 2 एकम 2। इस प्रकार अपन ने पिछले यूनिट में सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं। मतलब पिछले यूनिट का मतलब है यूनिट नंबर 2 में जो क्लास नंबर 2 थी ना अपने, उसमें पूरा डिटेल से समझा रखा। उसमें छोटे भी क्वेश्चन है, बड़े भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अब कुछ भी नहीं पढ़ना, जो बता रहे हैं ना वो पढ़ो। क्यों, क्योंकि अपन को भी पता है ना अपने घर वाले यानी मम्मी और पापा वो आस लगा के बैठे कि हमारे बेटे के अच्छे नंबर आएंगे, और जब अच्छे नंबर आएंगे तो उनकी जो उम्मीद होती है ना, उम्मीदों पे क्या करना है, खरा उतरना है। ये नहीं है पानी फेर देंगे, नहीं। और जो पड़ोसी होते हैं ना उनको क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन को देख के जड़ेंगे। अब देखो यूनिट नंबर 2 की बात कर ली अपन ने, और यूनिट नंबर किसकी बात करते हैं 3 की। तो इसी प्रकार अपन आज सारे एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू है, रेगिस्तान के है, और एक ही नंबर के जो लिखने के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आज जितनी यूनिट हो पाएंगे वो सारी यूनिट देखो। उसके बाद में अगर कोई यूनिट रह भी जाएगी तो उसको अपन कल कर देंगे। तो यूनिट नंबर अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर, तो यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है, क्या नाम तो याद होगा ना कि यूनिट नंबर जो 3 है ना उसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चर 2 है क्योंकि उसके अंदर x और y आता है। इसके बाद में रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। और समीकरण का मतलब है कि उसके लास्ट में क्या होता है, 0। और उसके जो समीकरण क्या होते हैं, जैसे कि पहली समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और इसी इसको अपन ने मान लिया कि एक समीकरण है पहले, और दूसरी समीकरण क्या मान लिया अपन ने, a2x b2y c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से प्रूव करेगा, यहां से। हर साल का रिकॉर्ड है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। एक तो k का मान पूछता है, किसका मान पूछता है, k का मान, और एक पूछता है जैसे 3 शर्तें फट कर तुमने, और 3 शर्त कौन कौन सी है। पहली शर्त कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरी कंडीशन a1/a2, ये देखो मैं सेम कंडीशन लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन मत हो जाना कि सेम कंडीशन क्यों लिख रहे हैं, अभी समझाऊंगा मैं क्या करना है इसके अंदर। और तीसरी कंडीशन होती है वही a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। देखो पहली कंडीशन थी अपनी, पहली शर्त क्या है कि a1/a2 किसके बराबर नहीं होता, b1/b2 के, नॉट इक्वल b1/b2। और इसी प्रकार c1/c2 भी किसके, b1/b2 के नॉट इक्वल हो जाता है। और इस प्रकार की जो समीकरण यानी कंडीशन बनेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम तो होगा प्रतिच्छेदी। क्या नाम होगा उसका, प्रतिच्छेदी। नाम तो होगा इसका प्रतिच्छेदी। इसकी शकल कैसे रहेगी, शकल का मतलब है ग्राफ कैसी बनेगी, क्रॉस के रूप में। किसके रूप में, क्रॉस के रूप में। और यहाँ पे देखा अपन ने कि दोनों लाइन यानी इस वाली समीकरण की और इस वाली समीकरण की जब 2 लाइन खींचेगी ना वो आपस में एक बिंदु पर टच कर रही है। कहां पे, एक बिंदु पर टच कर रही है। और जब एक बिंदु पर टच करेगी तो इसके हल कितने होंगे, तो कोई एक हल होगा, कोई एक हल। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में
यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 किसके बराबर नहीं है? c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता। और इस प्रकार की जो कंडीशन है उसका नाम क्या होगा? समांतर। क्या नाम होगा? समांतर। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? समांतर। समांतर इसकी शक्ल कैसे दिखेगी? ग्राफ जो बनाते हैं ना अपन, उसमें इसकी शक्ल कैसी आएगी? जैसे रेल की पटरियां चलती है ना, वैसे ही कि एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती और दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उस समांतर है। जैसे यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसलिए अपन कह सकते हैं जैसे रेल की पटरियां चलती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? समांतर है। चलो मैं बताऊं, जब ये एक दूसरे को काट नहीं रही, जब एक दूसरे ये रेखा इस रेखा पे कहीं मिल ही नहीं रही, तो हल कितने होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है अपनी? तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो इस प्रकार की शर्त होती है ना, उसका नाम क्या है? संपाती। क्या नाम होता है इसका? संपाती। यानी तीनों बराबर है और तीनों बराबर है तो क्या नाम है इसका? संपाती। क्या नाम है इसका? संपाती। तो देखो इसकी शक्ल कैसी है कि सर इसकी शक्ल कैसी होगी? शक्ल इसकी होगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा उसी के ऊपर आएगी, तो अपन कह सकते हैं इसके बहुत सारे बिंदु यानी अनंत बिंदु इसके कॉमन रहेंगे। कॉमन का मतलब है कि जो नीचे वाली रेखा के है वही ऊपर वाली रेखा के बिंदु रहेंगे। तो देखो इसमें, अब बताओ, जब एक रेखा के बिंदु दूसरी रेखा के बिंदु सेम है, सेम शक्ल के क्योंकि उसी के तो ऊपर है, तो अब इसके हल कितने होंगे? अपन हलों की बात करेंगे ना, तो हल होंगे इसके अनंत। कितने हल होंगे? अनंत। ठीक है, अब इसी में देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि संगत कौन सी है और असंगत कौन सी है। देखो इसमें देखा अपन नहीं, सारे बराबर नहीं, इसमें देखा अपन नहीं, सारे बराबर है। तो एक कहावत सुनिए ना कि या तो जो फैल होएगा उसी का नाम होगा, या तो फैल होएगा ना उसी का नाम होता है, या फिर जो टॉपर आएगा, टॉपर का मतलब जानते हो 90% या फिर 95 के आसपास पढ़ दिए, उसी का नाम होता है। और बीच वाले को कोई नहीं पूछता, एक बार पूछेगा और एक बार पूछने के बाद में बोलेंगे कितनी बनी है भैया? 70 बनी है, अच्छी बनी है। लेकिन अगर बात करें ना 90 वाली, या अपन 90 वाली की, तो बात ऐसी है, अगर पेपर में भी आता है ना, अखबार होते हैं जिनमें देख लिया कि भैया की 90% बनी है, चाहे वो अपने रिश्तेदार का हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, ये हमारे रिश्तेदार की साइड में था, ठीक है ना, मतलब हमारे रिश्तेदारी वहाँ पे है और उसके साइड वाले मकान में से, हम इसको जानते हैं, चाहे जाने चाहे न जाने। तो ऐसा होता है कि नाम सिर्फ दोनों का होता है, फैल होने वाले का, क्योंकि फैल जो हो जाता है ना, वो बार बार पूछते हैं स्टूडेंट, भैया क्या हुआ? फैल हो गया। अरे तुमको दिख रहा है फैल हो गया, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो ये क्या है कि नाम है, नाम का मतलब है उसको बार बार नीचे दिखाते हैं ना, तो या तो फैल होएगा उसका नाम है, या टॉपर रहेगा उसी का नाम। बीच वाले कोई नहीं पूछता, सबको पता है पास हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें देखो, या तो सभी बराबर नहीं होनी चाहिए या सभी बराबर होनी चाहिए, तो इसको कह सकते हैं अपन संगत, और ये भी क्या रहेगा? संगत। या तो काम का ही हो या काम का ही नहीं होना चाहिए, तो दोनों संगत रहेंगे। और बीच में जो रहता है ना, वो गांव में क्या कहते हैं उसको? अदर जुड़। क्या बोलते हैं? अदर जुड़ का मतलब है ना तो इधर का ना इधर का, तो उससे अपन क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। असंगत। तो ये देखो याद रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट ऑफ करेंगे याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और रिक्त स्थान में आएगा। किसमें आएगा? रिक्त स्थान में। अच्छा, अपन इसके नंबर नहीं लिखे तो नंबर लिख देता हूँ मैं। 1 + 1 + 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, वो आएगा अपनी किताब के अंदर से, है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा ऑब्जेक्टिव और 1 इसमें आता है रिक्त स्थान। याद रहनी चाहिए दोनों क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे मैं इसका टाइप लेता हूँ क्वेश्चन का। चलो मैं नीचे ले लेता हूँ, नीचे यहाँ पे देखो साइड में देख लो, इसके समीकरण में एक समीकरण मान लिया अपनी 4x
प्लस के 3y बराबर या प्लस 5 बराबर 0। और दूसरी समीकरण अब मान लिया अपन ने, दूसरी समीकरण अपन ने मान लिया है, और क्या मान लिया अपन ने, 7x प्लस यहाँ पे मान लिया अपन ने 4y प्लस के 10 बराबर 0। कितने समीकरण है यहाँ पे, 2 समीकरण। कितने समीकरण है, 2 समीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा, एक क्वेश्चन क्लियर आएगा, वो ऐसे समीकरण देगा, 2 समीकरण देगा, अगर रिक्त स्थान में आएगा तो ऐसे दे देगा, उसमें बोलेगा कि निम्न कंडीशनों में, यानी कंडीशन देगा, वो बोलेगा कि प्रतिच्छेदी होने की शर्त होगी, अगर ये देगा तो ये देगा, और ये देगा प्रतिच्छेदी होने की शर्त होगी, तो प्रतिच्छेदी होने की शर्त क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखो, चलो एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, और उसमें देखा अपन ने कि 2 समीकरण दे रखी है, आते ही नहीं अपन को, कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, देख 4/7 3, चलो मैं अलग से लिख रहा हूं, a1 बटा a2 यानी 4/7, b1 बटा b2 3/4, और c1 बटा c2 5/10, 5/10। तो यहाँ पे देखो, क्या 4/7 इसके बराबर है, नहीं, 3/7 के बराबर, 3/4 के बराबर कैसे हो गए, नहीं, नॉट इक्वल। और इसी प्रकार अपन कह सकते हैं इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि 3/4 किसके बराबर नहीं है, 3/4 बराबर नहीं है 5/10 के। ठीक है, तो इसमें कौन सी शर्त लागू होगी, पहली शर्त प्रतिच्छेदी होगा। क्वेश्चन कैसे बोल सकता है कि निम्न 2 समीकरणों में प्रतिच्छेदी होगा, ये नहीं पूछा, इनके हल होंगे, तो हल कितने होंगे, कोई एक हल होगा। चलो ये ऐसे नहीं हो जा, अब क्या पूछेगा कि दोनों समीकरण निकाय संगत है या असंगत, दोनों समीकरण निकाय संगत है या असंगत। तो यहाँ पे सभी बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, संगत। अगर इस प्रकार की जो समीकरण देगा उसमें क्या चेंजिंग करेगा, देखो यहाँ पे रख देगा 8, यहाँ पे क्या रख दिया अपन ने, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितना रख दिया अपन ने 6, और इसको थोड़ा चेंज करके कट रहा है ना, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने 7। अब देखो हो गई ना समीकरण चेंज, 4/8 बराबर है 3/6 बराबर 5/7, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। मान रखे अपन ने, काटो, 4 एकम 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पर यहाँ पे कट ही नहीं रहा, यानी 1/2 के बराबर है, लेकिन 5/7 के बराबर नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं जहां पे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, कौन सी शर्त आएगी, समांतर। अगर नाम पूछेगा कि कौन सी ग्राफ बनेगी इसके अंदर, समांतर। अगर वो नाम इसका नहीं पूछा, उसने बोल दिया कि इसके कितने हल होंगे, कि 2 समीकरण निकाय है, दोनों के हल कितने हैं, तो अपन कह सकते हैं कि जब समांतर है तो कोई हल नहीं है। और ये भी पूछ सकता है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत, तो उस कंडीशन में क्या होगा, असंगत। याद रहेगा ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, अपन को कंडीशन यानी शर्त याद होनी चाहिए तीनों, कि तीनों शर्त क्या है, ज्यादा कठिन है नहीं। ये कैसे याद रखना है, संगत कौन सी है, असंगत कौन सी है, अभी तो बताया मैंने, जो काम का है, जो काम का है यानी तीनों बराबर है वो भी संगत है, और जो काम का भी नहीं है बिल्कुल, या तो बिल्कुल ही काम का हो, या फिर काम कौन से, और जो कुछ कैंडिडेट होते हैं ना से कि हाँ इससे कुछ काम है, पढ़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, असंगत। क्या कह सकते हैं, असंगत। तो ठीक है ना, इस प्रकार अगला टाइप लेके चलते हैं अपन, इसमें यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का अगला टाइप देखो अब कंफ्यूजन मत होइए। कंफ्यूजन का मतलब है कि अब ये ब्राह्मी मुद्रा अपन एक्सेलेंट पढ़ लेंगे, संजीव पढ़ लेंगे, अरे अब टाइम का है,
पहले था टाइम पढ़ने के लिए, अब तो जो बता रहे हैं वो पढ़ो, ऐसा कंटेंट पढ़ो जो एग्जाम में मिले, ठीक है। फालतू में भटकने से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी क्लास देखते हैं, इसके अंदर सारे क्वेश्चन बता दिए। अरे सारे क्वेश्चन का मतलब क्या है, अभी क्या विस्तार से पढ़ेंगे, टाइम तो है नहीं अपने पास। तो ऐसा कंटेंट पढ़ो जो एग्जाम में सेम डिटो मिले। चलो अगला टाइप बता रहा हूँ इसका। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 10x प्लस के 2y बराबर 11। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा वो क्या बोलेगा कि 3x समीकरण या 3x प्लस के 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म का मतलब जान दो ना, जोड़ा होगा। तो समीकरण इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन है 3,3। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन लिया अपने 3,2। ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया इसने 3,1, और ऑप्शन नंबर डी में इसने 4,1। तो बताओ 3x प्लस के 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म होगा कि ऐसा कौन सा जोड़ा है। जोड़ा कौन जानते ना, x और y का, x और y, क्योंकि पहला मान x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें रखेंगे और कितना आंसर आना चाहिए, 11। तो देखो इसमें इस समीकरण उठाओ, 3x प्लस के 2y बराबर 11। अपने यहां से ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसको रख के चेक करो। अपने इस वाले ऑप्शन को उठाया 3,1 जिसमें ये x का मान है और एक इसका मान है y का। किसका मान है, y का। तो रखो यहाँ पे 3 इंटू x का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू और y का मान कितना है 1 बराबर 11, क्योंकि 11 लेके आना है 11 के बराबर। 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 2 को 1 से किया 2 एकम 2 बराबर 11, और 9 और 2 कितने हुए 11 बराबर 11। वो टाइप, दूसरा टाइप। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बार बार पुट ऑफ किए जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाता है ऐसा टाइप कि यहाँ से एक प्रतिबंध देगा। प्रतिबंध का मतलब है कि एक 4 ऑप्शन देगा और इसको कौन सा मतलब युग्म है जो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब है x और y का मान रखने पर वो किसके बराबर आना चाहिए, 11। तो याद रहेगा ना, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला टाइप लेके चलते हैं अपन। यूनिट नंबर 3 चल रही है, ध्यान रख लेना, ज्यादा कठिन भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। चलो इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं, चलो साफ कर देता हूं। देखो यहाँ पे अपन ये समीकरण लिखी 3x प्लस 2y बराबर 11 में समीकरण तीन एक्स प्लस 2y बराबर 11 में x बराबर 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात कि यहाँ पे x का मान दे रखा है और जहां पे x है ना वहां पे x का मान उठा के रख देंगे और किसका मान आ जाएगा, y का। तो देखो इसका सॉल्यूशन 3x, x का मान दे रखा है ना, कितना है यहाँ पे लिख दिया अपन ने, x बराबर कितना है 2, और समीकरण क्या है 3x प्लस के 2y बराबर 11। बताओ x का मान कितना है 2, रखो उठा के यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, प्लस 2y बराबर 11, 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, प्लस 2y बराबर 11। यहाँ पे 2y रहेगा, 11 वही है, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे, प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, घटा दो
और घटाएंगे 11 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटती है ना, कहाँ पे जाती है भाग के रूप में। तो इस प्रकार इसका अपने आंसर निकाल लिया, कोई ज्यादा कठिन नहीं। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अपन छोड़ के आते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, क्या करना है क्वेश्चन को सिंपल करना है, ठीक है ना। तो छोड़ने की गलती मत किया करो ऐसे। इसके बाद में अगला टाइप देखो, अगला टाइप अपन ने लिया अगला टाइप देखो अपने यूनिट है ना जो 3.2 है, और 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर दूसरे में एक समीकरण दे रखी है, और उस समीकरण देने के बाद में यहाँ पे था कि y बराबर mx प्लस 3, ये भी क्वेश्चन पुट ऑफ करता है y बराबर mx प्लस 3, जिसमें x का मान दे रखा था और किसका मान दे रखा था y, कि यहाँ पे एक समीकरण है और वो समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, जिसमें x का और y का मान y का मान दे रखा था, x का मान दे रखा था -2 और y का मान दिया था उसमें 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देगा कि y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 है और y बराबर 5 है, तो किसका मान निकालना है, तो m का मान होगा, बताओ x बराबर -2 है, y बराबर 5 है, तब तो मान। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, सॉल्यूशन करेंगे इसका y की जगह y का मान उठाएंगे, तो y का मान कितना है 5 प्लस के प्लस नहीं है बराबर m, x का मान कितना है, x का मान है -2 प्लस 3, संख्या यही रहेगी, संख्या को संख्या के पास लेके आओ, प्लस में है तो किस में आएगा माइनस में, और इसको गुणा करेंगे तो -2m, 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और इधर कितना है -2m, 2 से 2 काटो 2 का 2, और माइनस यहाँ से हटके यहाँ पे लगेगा, तो अपन कह सकते हैं m का मान कितना आएगा -1। कठिन टाइप था नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाएगा। इसके बाद में अगला टाइप लेके चलता हूँ मैं, और अगला टाइप अपना देखो टाइम कम है, और टाइम कम है तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ो जो एग्जाम में आने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि जो एग्जाम में आए उससे बाहर ना जाए, और जो मैं बता रहा हूँ ना इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे ऊपर। कई स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, गलती ये करते हैं कि वो ज्यादा चैप्टर बन जाते हैं कि पता नहीं सर बता रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। 100% आएंगे, जो बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्लियर 100% आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगला टाइप अपन उठा दें कि एक समीकरण देगा 2x प्लस के 3y यहाँ पर लिखते हैं इसको ky प्लस 2 बराबर 0, और दूसरी समीकरण लिया अपन ने 2x 3x प्लस 3x प्लस, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3x के बाद में यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3y प्लस के 5 बराबर 0। अगर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें देगा एक कंडीशन, और कंडीशन क्या देगा, लास्ट में अपन एक कंडीशन लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 तो समीकरण दे रखी है कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तब ये फिर तो क्या अपन तब लिखते, तब k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। करो k का मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ना उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के।
किसके बराबर नहीं होता, C1 बटा C2 के। और यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण से रखेंगे कि यहाँ A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना है K और B2 का मान कितना है 3। B2 का मान कितना है 3। किसका मान निकालना है, देखो पीछे का मान बराबर नहीं है और बराबर नहीं है तो छोड़ दो, क्या काम दे, कोई काम का नहीं है, जो बराबर है ना वही। अब ये मत सोच लेना कि सर काम का नहीं है, तो एक कंडीशन आती है अपनी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, पहली कंडीशन है ना। तो सभी बराबर नहीं है तब उस कंडीशन में कोई से मान ले सकते हैं, और नॉट इक्वल ही आएगा, क्या आएगा नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, नीचे वाली संख्या बराबर में नीचे वाली संख्या से कर सकती है, अपन कह सकते हैं कि का मान कितना आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब पढ़ना और न पढ़ना तुम्हारे ऊपर। अपनी मम्मी पापा जो आस लगा के बैठे हैं अच्छे नंबर लाएंगे, तो उनके ऊपर कभी भी ये नहीं है कि उनने विश्वास कर रखा है और तुमने जो आस लगा रखी है ना उनने उनके ऊपर क्या फेर दो, पानी फेर दो। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। तो देखो इसका यूनिट नंबर कितने हो गई, यूनिट नंबर 3 हो गई। अब लेके चलते अपन यूनिट नंबर 4। ये छोटे क्वेश्चनों का टाइप चल रहा है, बड़े क्वेश्चनों का टाइप अपन अगली क्लास में लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे यूनिट नंबर लेके चलते अपन UNIT एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कितने नंबर की है, 1 + 1, और वो 1 आता है ना, वो कितने नंबर का आता है 3 नंबर। कितने नंबर का आता है 3 नंबर। चलो मैं इसके बता देता हूँ, याद कर लेना। और अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, वैसे बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा तब करा दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी तुम तब तक किया है कि 1-2 क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना उसको याद कर लेना। 4.2 है ना, वो 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों रेगुलर क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा इस साल, और वो भी कितने नंबर का आएगा, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये बात दूसरी कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इसी के अथवा में आएगा। अथवा का मतलब है अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो देते, जो तुमको इजी लगता है वो क्वेश्चन उठाओ उनको पढ़ो। लेकिन मेरा तो कहना ये हुआ कि दोनों क्वेश्चन है ना रेगुलर, इनको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में से एक क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेगा, 3 नंबर। चलो अपन बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर का जो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला याद है ना, विविक्तिकर। विविक्तिकर फॉर्मूला याद है सभी को, D बराबर 20 वर्ग माइनस का 4AC। कहां से उठाया था, श्रीधराचार्य सूत्र से उठाया अपन ने। बीच में से जो रूट में मान आता है ना उसी को उठाया अपन ने, और किसका फॉर्मूला बनाया था, D का। D का मतलब होता है विविक्तिकर। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट करेगा कि इसकी 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। कि पहली कंडीशन है D का मान किसके बराबर होता है, और D का मान किससे बड़ा होता है, 0 से। और एक कंडीशन D का मान 0 के बराबर, और जो तीसरी कंडीशन आती है ना वो D का मान 0 से छोटा होता है। छोटा का मतलब होता है नेगेटिव। अब इसके हल कैसे होंगे, जहाँ पे D का मान 0 से बड़ा हो, बड़ा का मतलब है कि पॉजिटिव। जैसे D का मान आ गया, यहाँ पे अपन ने कोई समीकरण दी, उसमें अपन ने सिंपल किया, और सिंपल करने के बाद में देखा D का मान कितना है, अच्छा। तो क्या D का मान 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने हल होंगे, कितने, 2, और 2 कैसे, वास्तविक, 2 वास्तविक, लेकिन समान नहीं होंगे। कैसे होंगे, असमान। 2 वास्तविक असमान, 2 वास्तविक असमान क्या होंगे, मूल होंगे। मूल बोलते हैं इनको ना। तो 2 वास्तविक असमान, समान नहीं है, असमान होंगे। और इस कंडीशन में आंसर तो 2 ही आएंगे, और वास्तविक भी होंगे, वास्तविक भी होंगे, लेकिन दोनों मान कैसे होंगे, समान होंगे। तो दोनों मूल कैसे होंगे इस कंडीशन में, दोनों मूल हो जाएंगे समान। समान का मतलब है अगर एक D का मान 4 आया तो दूसरा D का मान कितना आएगा, 4। दोनों समान है। इसके बाद में
अगर यहाँ पे डी का मान, अगर यहाँ पे डी का मान माइनस का आ गया, ये लो अपन ने लिख दिया माइनस के 4 है, तो इसका मतलब 0 से छोटा ही है ना, और जहाँ पे 0 से छोटा होगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे, और वो क्या होता है, काल्पनिक। क्या होता है वो, काल्पनिक। क्या होता है वो, काल्पनिक। उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने तुमको एक समीकरण दी, पहली कंडीशन तो ये है कि तीनों याद होनी चाहिए, तीनों याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पुट ऑफ किया जाता है कितने नंबर की, लिख दिया ना अपन ने, एक क्वेश्चन आएगा ओनली। और एक क्वेश्चन के लिए जो मैं बता रहा हूँ उससे बाद, यहाँ से इस साल का बोर्ड एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो बोर्ड एग्जाम पुट ऑफ करेगी ना, वो यहाँ से करेगी, कहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी। वेरी वेरी आई यानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी किसमें आएगा, रिक्त स्थान में करने के लिए आएगा। किसका आएगा ये, रिक्त स्थान का आएगा। एक क्वेश्चन आएगा और वो भी रिक्त स्थान का आएगा, और यहाँ से मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं है तो एक लास्ट ऑप्शन रहता है, और वो कहाँ से आता है, द्विघात समीकरण बोल सकता है कि चार, जैसे कि द्विघात समीकरण तो नहीं बोल सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण कैसे बोलेगा, वो तो रिक्त स्थान है। अगर ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि कोई समीकरण देगा, मैंने यहाँ पे दिया कि एक समीकरण है 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस क्या, माइनस ले लो 5 बराबर 0, कि एक द्विघात समीकरण है और उसके मूल है ना, उसके मूल क्या है, दो वास्तविक समान मूल है। कैसे मूल है, दो वास्तविक समान मूल है। तब c का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, c का, यानी इसमें चलो लिख ही देता हूं मैं, 2x की घात 2 प्लस के 6x माइनस के 5 में दो वास्तविक समान मूल है हो तो c का मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कई स्टूडेंट गलती करेंगे। अरे सर ने हमको बता था कि पहला a होता है, यानी जो दो घात है उसके साथ में a है, और जो एक घात है, एक घात का मतलब है जहाँ पे x है वहाँ पे b है, और ये क्या माइनस c। चलो आंसर दिखाया जल्दी से, और उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 5 कर दिया ये, और खुश होके आएंगे, अरे अपना तो सही है, कौन गलत करेगा। अरे तुमको ये पता नहीं है कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी तरह की है, देखो कि दो वास्तविक समान मूल, और तुम तो खुश होके आ रहे हो। अरे ऐसे नहीं करेंगे, इसमें c का मान उठा के रख दिया अपन ने, चलो खत्म हो गया। नहीं, कैसे करेंगे, इसमें दो वास्तविक समान मूल का मतलब होता है d का मान किसके बराबर है, 0 के। और जब d का मान 0 के बराबर है ना, तो यहाँ पे d का फॉर्मूला यूज लो, b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से किसका मान निकालना है, c का, तो 20 वर्ग इधर को जाएगा ना, तो यहाँ पे अपन इसको रख लिया कि 4ac यहाँ रह गया, यानी ये इधर को जाएगा, तो पहले मैंने इसको लिख दिया, उसके बाद में इसको लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, अपन को तो c का ही मान निकालना है, तो 20 वर्ग वही है, और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी तो भाग के रूप में आएगी। अब मान उठा के रखो, अब क्या करेंगे अपन, मान उठा के रखेंगे। तो देखो यहाँ पे किसका मान निकालना अपन को, c का, और c का मान कैसे निकालेंगे बताओ, b का मान कितना है, b का मान है 6 का वर्ग करेंगे बटे 4 इंटू बताओ a का मान कितना है 2, 6 का वर्ग 36 बटे 4 को 2 से किया 8, 4 को 2 से किया 8, लेकिन रहना तो ऐसे फैक्टर रहना, काट दो, 4 एकम 4, 4 नाम 36, आंसर क्या आएगा 9/2। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि c का मान क्या आ गया 9/2। और इसके अलावा तीनों में से कोई सा भी दे सकता है, जैसे ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कैसे कि निम्न द्विघात समीकरण जिसके दो वास्तविक असमान मूल है, तब उस कंडीशन में, मतलब उस कंडीशन में d का मान क्या होगा, और d का मान क्या हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा 0 से, यहाँ पे लिख रखा है ना अपन ने
कि डी का मान 0 से बड़ा होगा और इसमें डी का मान 0 के बराबर होगा, यहाँ पे डी का मान 0 से छोटा होगा। नाम देगा, ये ध्यान होना चाहिए। या फिर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया तो एक द्विघात समीकरण देगा, बोलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो अपन को सिर्फ ये लिखना लास्ट में, जैसे समीकरण देखने के बाद में क्या है, हाँ मतलब है तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। 2 या 3 टाइप है, तुम पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन बता दिया मैंने, जो ये पढ़ लेना। 4.2 में से तो 2 क्वेश्चन है, 3 और 4। वैसे एग्जाम में जो अपना अर्धवार्षिक में ना ये 5 क्वेश्चन आ गया, कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो अर्धवार्षिक एग्जाम में हो गया। रिपीट भी हो सकता है, लेकिन इनसे बाहर 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्लियर है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। अब बताओ 4 नंबर की यूनिट है, कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन को? एक। इस पैटर्न याद रखना है, ये पैटर्न द्विघात समीकरण सभी को पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण देगा उसमें अपन ये लिख सकते हैं ना, है या नहीं। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का आएगा एक, वो बड़ा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये 4 नंबर हो गए पूरे, ठीक है। तो मैं इसको साफ करता हूँ। और ये बड़े क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, बड़े जो मैं क्वेश्चन बड़े वाले कराऊंगा ना, जब अगली क्लास लेके आऊंगा उसमें तब समझा दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब इसके बाद में यूनिट नंबर लेके चलते हैं अपन। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5। और वैसे तुमको पता होगा कि यूनिट नंबर 5 है ना, यूनिट नंबर 5 कितने नंबर की है? तो अपन यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यू कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने भाई? 1 प्लस 1। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा 2 नंबर का। तो 1 नंबर के ये दोनों आएंगे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान का, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान का और एक क्वेश्चन क्या आएगा? लिखने का आएगा। पर 2 नंबर का तो तुमको पता ही है कि वो तो करने के लिए आता है ना, अपनी किताब में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा उधर। तो देखो, और एक चीज मैं बता देता हूं तुमको, कई टीचर क्या होता है कि बोलता है कि अपनी किताब से बाहर आ जाएगी। अरे किताब से बाहर नहीं आते, कुछ भी आते अंदर से है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि कैसे पढ़ते हैं? क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ते अपन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अंदर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, जो बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाओ ना वैसे वैसे पढ़ो। तो यूनिट नंबर लेके चल रहे अपन 5, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के। किसके आएंगे? एमसीक्यू के। एक आएगा रिक्त स्थान का और एक आएगा लिखने का। एक कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। जो बड़ी क्वेश्चन लेके चलेंगे अगली वीडियो में तब इसको करा देंगे। एमसीक्यू बात कर रहा हूं मैं, तो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक एपी दिया है मैंने, तो नाम क्या है इसका? समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? समांतर श्रेणी। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, एक एपी मान लेता हूँ। और एक एपी मैंने क्या मान ली कि ये एक एपी है, माइनस के 5 कॉमा माइनस के 3 कॉमा माइनस का 1 0 0 नहीं आएगा, 1 डॉट डॉट डॉट। चलो 3 मान लेते हैं अपन, क्योंकि इतनी बड़ी दिखाओ, ज्यादा बड़ी नहीं। अब इसमें क्या पहुंचेगा? सारांतर होगा। तो निम्न एपी में का सारांतर होगा। बताओ सारांतर कैसे निकालते हैं? पढ़ रहा क्या सभी ने? सभी को पता है क्या? अगर अपन जब सारांतर क्या निकालते हैं, जब अपन सारांतर निकालते हैं ना, सारांतर
और इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, डी का मान। और डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को घटाया जाता है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाया जाता है और किसका मान निकाला जाता है, सार अंतर का मान रखा उठा के, ये A1, ये A2 और ये क्या है A3। बताओ A2 का मान कितना है, माइनस का 3, माइनस A1 का मान कितना है, माइनस के 5, माइनस का 3, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, और 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा। कठिन था नहीं है ना, बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन अगर तुम छोड़ के आएंगे तो कैसे पार पड़ेगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल। चलो अगला टाइप लेता हूं। अगला टाइप लिया अपन ने कि किसी एपी में, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आगे कर देता हूं, अपने पास जगह रह जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने माइनस का 3, माइनस और माइनस के 5, माइनस को माइनस से करेंगे तो 3 प्लस के 5 घटेगा, कितना बचेगा 2। अगला क्वेश्चन देखो कि किसी एपी में प्रथम पद 2 तथा सार अंतर, और सार अंतर कितना है, सार अंतर मान लिया अपन ने 3 मान लिया, 3 है। तब उस एपी का मतलब जान दो ना, समांतर श्रेणी। तब उस समांतर श्रेणी का यानी उस एपी का nवा पद ज्ञात कीजिए, nवा पद ज्ञात कीजिए, करो ज्ञात। तो nवा पद कैसे ज्ञात करेंगे अपन, क्या दे रखा है अपने पास, 4 क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से MCQ आएगा, इन्हीं में से रिक्त स्थान का आएगा, इन्हीं में से लिखने का आएगा, 1 नंबर का। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, प्रथम पद को क्या लिखते हैं अपन, A कितना है 2, सार अंतर को क्या लिखते हैं अपन, D कितना है 3। किसका मान निकालना है, तब उस एपी का nवा पद ज्ञात कीजिए। nवा पद निकालना है तो देखो यहाँ पे, तब यहाँ पे देख लो, तब तो ये तो क्या दिया है, ये दे रखा है। तब an बराबर, nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an बराबर, क्योंकि nवा पद निकालना अपन को, a का मान कितना है 2, n का मान अपने पास नहीं है, और d का मान कितना है 3, d का मान कितना है 3, 2 प्लस अंदर गुणा करो, 3 को n से किया 3n माइनस, और 3 को मैंने 1 से किया 3 एकम 3। तो पहले क्या आएगा 3n, और 3 में से 2 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था। इस प्रकार nवा पद क्या आ गया, 3n माइनस का 1। पहला टाइप एक समांतर श्रेणी देगा, उसमें सार अंतर पूछ लेगा। सार अंतर सभी को पता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे, सार अंतर आ जाएगा। दूसरा टाइप, किसी एपी के प्रथम 2 पद, अब प्रथम पद 2, सार अंतर 3, तो कौन सा पद निकालने की बोल रहे हैं, nवा पद। दिया है a का मान, दिया है d का मान, किसका मान निकालना है, nवा पद। ज्ञात करने का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की जगह a का मान, d की जगह d का मान। 3 को अंदर गुणा किया अपन ने, 3 को n से किया 3n, 3 को 1 से किया 3। संख्या को संख्या में जोड़ेंगे, पहले अपन ने 3n लिख दिया क्योंकि प्लस का है, उसके बाद में 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है,
इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगर तुमको एक क्वेश्चन समझ तो आता है, लेकिन सर हम एक बार देख लिया उसके बाद वापस भूल जाते हैं, इस वीडियो को तुम एक बार, दो बार, तीन बार देखो, क्योंकि अपन को तो एग्जामिनेशन करने हैं। अब मेहनत करो, कितना टाइम बच रहा है, 24 तारीख तुम्हारी वैसे भी एग्जाम है, जितना पढ़ सको ना उतना पढ़ो, पूरा फोकस, ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर। ये नहीं है कि अपन घूम रहे हैं, अरे घूम लेंगे ना अपन, अपनी एग्जाम इस महीने में खत्म है, उसके बाद में मौज मस्ती करेंगे, आराम से चिल करेंगे, नो टेंशन। अब तो अपन क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, पूरा फोकस कहाँ पे देना है, पढ़ाई पे देना है। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपन बनाते हैं इसमें कि एक एपी दे रखी है और वो एपी अपन ने मान लिए 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, और आगे देगा इसका का सातवां पद होगा। कौन सा पद होगा, सातवां पद होगा। कहने का मतलब है सातवां पद निकालना है, इस एपी का सातवां पद ज्ञात करो। सातवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन देखो, एपी है, एपी में अपन कह सकते हैं प्रथम पद कितना है, इंग्लिश में लिख देता हूं ए, यानी जो अपन लिखते हैं प्रथम पद को ए, तो प्रथम पद कितना है, ए 5 है। डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 क्या है 7, 5 घटेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा। इसके बाद में किसका मान निकालना है, सातवां पद, तब सातवां पद, कौन सा पद, सातवां पद, और इसको अपन सीधा लिख सकते हैं ऐसा, कौन सा पद निकालना है, सातवां पद, और सातवें पद को लिखते हैं a प्लस 6d, a प्लस 6d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रखो। बताओ a का मान कितना है 5, 6 इंटू डी का मान कितना है 2, 5 प्लस 6 को 2 से किया 6 दूनी 12, तो 5 और 12 और 5 कितना हो गई 17, किसका मान आ गया, सातवां पद, सातवां पद कितना हो गया 17, ठीक है अपना आंसर। बताओ कठिन था नहीं, यहाँ पे सार्वत्रिक निकालने के बाद दिया, इसके बाद में एनो पद निकालना, या इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा तो किस प्रकार का, ये तो क्लियर है, इस प्रकार का तो एक क्वेश्चन आएगा, हाँ इस प्रकार का तो एक क्वेश्चन है, 4 नंबर, एक मतलब 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है कि सर ये क्वेश्चन फुट ऑफ कर लिया अब नहीं पूछेगा, 1 2 3 4 मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन जो मैं बता रहा ना उससे वैसा टाइप आएगा, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान देके समझो, एक बार नहीं है 2 बार समझो, फिर भी अगर तुम्हारे समझ नहीं आता कमेंट में डाल दिया करूँ कि सर हमारे क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार दोबारा इसकी क्लास लो और वापस हमको इसको समझा दो, तो वापस समझा देगी। इसके बाद में चलो मैं साफ करता हूँ पहले, अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला क्वेश्चन दे सकता है कि किसी एपी का एनवा पद है, किसी एपी का एनवा पद है 3n प्लस के 5, 3n प्लस के 5 है, तो सारो अंतर ज्ञात कीजिए, सारो अंतर ज्ञात कीजिए। सारो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तो इस कंडीशन में अपन सारो अंतर निकालेंगे,
क्या दिया है ये फोकस करो, nवा पद जिसको अपन लिखते हैं an दिया है कि an बराबर 3n प्लस के 5, 3n प्लस के 5। कौन सा पद निकालना है? पद नहीं निकालना, क्या निकालना है? सारांतर। और सारांतर कैसे निकालते हैं कि सर सारांतर निकालने के लिए अपन को दो पद चाहिए, क्योंकि a2 में से a1 को घटाते हैं ना, तब अपना सारांतर आता है। तो एक काम करो, यहाँ पे n की जगह पहले n बराबर 1 रखो कि n बराबर 1, जब n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर रखो, कहां पे रखेंगे? जहां पे n दिख रहा है। तो a1 बराबर 3, n की जगह कितना आएगा? 1 प्लस के 5, 3 को 1 से किया 3 एकम 3 और 3 एकम आगे गया 3 एकम 3 प्लस के 5 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। इसी प्रकार जब n बराबर कितना रख दो? 2 रखने पर, और n बराबर 2 रखेंगे तो a2, क्योंकि n का मान 2 है ना, a2 3 गुणा 2 प्लस के 5, 3 को 2 से करो, 3 2 नहीं 6 प्लस 5 कितना हुए? 11। कितना हुए? 11। किसका मान निकालना है? तब d बराबर a2, तब d बराबर a2 माइनस a1, सारांतर निकालना है। अपने पास a2 का मान है, अपने पास a1 का मान भी है। बताओ a2 का मान कितना है? 11 माइनस a1 का मान कितना है? 8, और घटाएंगे तो कितना बचेगा? कॉमन सी बात है, 3 बचेगा। तो इस प्रकार का भी टाइप आएगा, ठीक है ना। और ये सारे टाइप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार तुम अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के सॉल्यूशन तुम्हारे सामने प्रैक्टिस करना है बार बार क्वेश्चनों की, ताकि एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपन कर सकें। ठीक है, अगला टाइप लेके चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन बनता है कि वह एपी याद कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसमें प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद या ए 2 है, 2 तथा d बराबर -1 है, -1 है। तो बताओ कैसे करेंगे? एपी निकालनी है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, तो तरीका ये होना चाहिए लिखने का है 1 नंबर का, तब कि दिया है, क्या दिया है? ए का मान, डी का मान, तब A1 होता है प्रथम पदी, A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस का D, यानी प्रथम पद में क्या जोड़ दो? सारांतर। A का मान कितना है और सारांतर का मान कितना है? D का मान -1 घटेगा, 1 बचेगा। इसके बाद में तीसरा पद A प्लस के 2D, या एक काम करो A2 प्लस D, यहाँ पे A1 लिख दो, A2 प्लस D। A2 का मान कितना है अभी? 1 माइनस प्लस, लेकिन D का मान माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? -1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 0। तो 3 पद निकाल के आगे इस प्रकार डॉट डॉट लिख देंगे, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? तो नीचे लिखना पड़ेगा अतः वह AP, अतः वह AP, और वह AP क्या हो जाएगी? 2 1 0 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार चलती रहेगी। तो कितने क्वेश्चन हो गए? अपन ने पहले बताए 2 3 क्वेश्चन के आसपास बता दिया ना पहले। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 4। अगला टाइप लेके चलते हैं। देखो साइड में जगह अभी मैं यहाँ पे कर देता हूं।
क्वेश्चन 10 m माइनस का 2 में यानी एक एपी में है, तब ए का m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने बोल दिया उसने? m का मान। तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन? m का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सॉल्यूशन, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और इसमें 3 पद दे रखे हैं, बीच वाला पद पूछ रहे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि आगे वाले पद और पीछे वाले पद दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो 2 का भाग यानी m का मान निकालना है, आगे वाला पद प्लस पीछे वाला पद बटे 2। m का मान निकालना है, 10 प्लस को माइनस से किया, माइनस का 2 बटे 2। m बराबर 10 में से 2 घटेगा 8 बटे 2 और m का मान कितना आ गया? 4। कितना आया? 4। ऐसा क्वेश्चन कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन। कई टीचर क्या कराते हैं इसमें, जैसे अपन ने मान लिया कि ये a1 है 10 और दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद दे रखा है इसमें, ये क्या है? a3 और वो कितना है? माइनस का 2। तो अपन किसका मान निकालने बैठते हैं? पहले यहाँ से। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं? अब दूसरा पद निकालेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, दूसरे पद को लिखते हैं a प्लस 2d या a1 और a प्लस d या a1 प्लस d। अब इसमें अपन को किसका मान चाहिए? d का मान। और d का मान कहां से निकालेंगे? इस समीकरण को सिंपल करेंगे, इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस 2d बराबर माइनस का 2। अब a की जगह a का मान रखेंगे और यहाँ से d का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे a1 की जगह a1 का मान, फिर आंसर आएगा और वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ऐसे मत करना। अपन को तो अगर बीच वाला मान पूछ रहा है और आगे वाला पद पीछे वाला पद है मतलब दिया है, तो दोनों को जोड़ के किसका मान लगा देंगे? 2 का, और वो क्या होगा? अपना आंसर। ठीक है, अगला टाइप देखो, क्वेश्चन का लेवल 4। टाइप याद रखने पड़ने की, ये सारे टाइप तुमको याद होने चाहिए। आगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बोल ले, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पुट आउट करे, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है अपने, वो पहले करा था, तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि निम्न में से समांतर श्रेणी होगी। निम्न में से समांतर होगी, इसे इंग्लिश में अपन लिखते हैं एपी। तो ऑप्शन देगा वो, ऑप्शन ए में दिया 2,3, फिर इसके बाद में माइनस का 2, माइनस का 2 के बाद में 5, फिर डॉट डॉट डॉट। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया इसने, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में दिया 2, 1/2, 1 डॉट 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 चलता रहेगा। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन दिया सी, और सी में दिया इसने माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 1 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार चलेगा। और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया, कई बार ऑप्शन नंबर डी में भी देगा एपी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर स्टूडेंट को पागल बनाएगा और इसमें दे देगा इनमें से नहीं, मतलब सभी, उपरोक्त सभी, अब स्टूडेंट तो पढ़ के आया ना कि इस प्रकार की शक्ल देखेगी, सभी लिख दो कि सारी समान श्रेणी है, नहीं है। अंतर देखना पड़ेगा कि इसके बीच में कितने का अंतर है, वो जो अंतर यहाँ पे है वो अंतर यहाँ पे। 3 में से 2 घटेगा, और वैसे देखो 2, 3 माइनस प्लस, कौन सा तरीका है?
तो ये समान श्रेणी नहीं हो सकती। इसके बाद में इसको देखो 2, उसके बाद में 1/2। अच्छा पहले बताओ कि 2 के बाद में 1 आता है या फिर 1/2 आता है? 1 आता है ना, तो ये भी नहीं हो सकती। इसमें देखो क्या अंतर समान है, -1 में से किसका मान निकालो करने का, तो -1 में से घटा दो किसको, इसको, तो माइनस और माइनस ये रहेगा, तो -1 माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 3, घटेगा तो कितना बचेगा 2। चलो इसका अंतर 2 है, अगले का अंतर इसको मान लिया अपने D1, इसको मान लिया D2। A3 में से A2 को घटाओ, 1 में से माइनस का 1 घटेगा, तो 1 माइनस को माइनस से किया प्लस 1 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि दोनों का अंतर समान है और दोनों का अंतर समान है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। उपरोक्त सभी का भी आंसर नहीं आएगा कि अपने देखे तीनों की शकल देखिए अपन को कि सारी समान श्रेणी है और आंसर का क्या है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो ऐसी गलती नहीं दोहरानी अपन को। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन कि लगातार 10 प्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्याओं का योग होगा, अब लगातार 10 प्राकृत संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, और वैसे तुम्हारी किताब के अंदर है ना एग्जाम्पल है और वो क्वेश्चन ही है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन निकालना है। लगातार प्राकृत संख्या का मतलब है जो 1 से शुरू होनी चाहिए। कहां से शुरू होनी चाहिए, 1 से, तो 1 2 डॉट 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 लास्ट में कितनी आ जाएगी 10, कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे n का मान कितना है 10, और लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, और योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू n+1 बटे में 2 बटे में, तो Sn n का मान कितना है, तो कितनी संख्या का योग निकालना है 10 संख्याओं का, तो यहाँ पे 10 + 1 बटे 2, तो S10 बराबर 10 इंटू 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे 2, काटो कितनी बार 5 बार, और इसको जब गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा 55, इसका राइट आंसर 55 इसका राइट आंसर। इस प्रकार अपन यूनिट नंबर 5 के सारे क्वेश्चन देख ले, ऑब्जेक्टिव कैसे रहेंगे, रिक्त स्थान के और एक लिखने का सेम पैटर्न रहेगा, जितने क्वेश्चन लिए अपन ने वैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा मत पढ़ लेना कि ज्यादा के चक्कर में चौड़ा भी ना मिले, कुछ भी याद ना रहे और सब कुछ भूल जाओ फिर। इसके बाद में यूनिट नंबर किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 कौन सी है, वृत्त वाली। कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 + 1 + 1, और वो कितने नंबर का रहेगा 2 नंबर का। यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये रहेगा, कहने का मतलब है एक आएगा रिक्त स्थान का और एक क्वेश्चन क्या आएगा MCQ। इसके मतलब MCQ जो क्वेश्चन आएगा और एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा, वो कैसा आएगा, इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो एग्जाम में अधिकतर कहां से पुट आउट किया जाता है, 6.2 में से क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है। वो अपन बड़ी क्वेश्चन जब लेके चलेंगे ना जब बताएंगे, पहले इनके बारे में देख लो। छोटे क्वेश्चन क्या है, MCQ में क्वेश्चन कहते हैं कैसे आएगा, देखो MCQ में क्वेश्चन आएगा ना इस प्रकार का, तुमने पढ़ तो रखी होगी ना, कौन से पाइथागोरस पर में, नहीं पाइथागोरस पर में चली जाएगी, थेल्स पर में, कौन सी आएगी थेल्स पर में। तो थेल्स पर में क्या थी, थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय कौन सी थी 6.1, ये इसका नाम अपन सीधे लिखते हैं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें जिसमें ये भुजा
प्रमेय 6.1 बोलती है कि जब दो भुजा समांतर है, इसको मानिए अपने डी, कि अगर डीई किसके समांतर है, बीसी के, प्रमेय 6.1 डीई बीसी के समांतर है, तो अपन कह सकते हैं प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या कह सकते हैं कि एडी बटे में होगा बीडी के, और एई बटे में होगा इसी के, किसके किसके बटे में होगा, इसी के। अब सब क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो मान लिया अपने की प्रमेय है 6.1 और उसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन टाइप पुट ऑफ करेगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा, यहाँ पे दिया उसका मान 2 दे दिया, इसका मान दिया 4, इसका मान कितना दे दिया उसने, इसका मान लिया अपन ने 3 है, और यहाँ पे उसने दिया x का मान, इसका मान ज्ञात करो x का। तब उस कंडीशन में और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें क्या देगा कि डीई किसके समांतर है, डीई किसके समांतर है, बीसी के, तो सेम ऐसा पैटर्न लेना पड़ेगा। यहीं पर मैं 6.1 से, पर मैं 6.1 से सेम नियम कि ये भुजा इसके बटे में, यानी 2 किसके बटे में जाएगा, 3 के, और 4 किसके बटे में जाएगा, x के। कट रहे हैं तो काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर वाली संख्या बराबर में ऊपर वाली संख्या से कट सकती है। इससे बात करो, x को मैंने 1 से किया x, और 3 को मैंने 2 से किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी। इस प्रकार का एग्जाम में सेम पैटर्न आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि ये संख्या अलग से दे दी, x + 1, x + 2, x + 3, और यहाँ पे दिया x + 4, तब किसका मान निकालने बोल दिया, x का मान ज्ञात करो। कर लेंगे ना x का मान, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद में जो तुम्हारा रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा ना, रिक्त स्थान का, वो रिक्त स्थान का क्वेश्चन क्या आएगा कि सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। सभी व्रत होते हैं समरूप। सर्वांग क्यों नहीं होते, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, और वो एग्जांपल लिया कि एक व्रत जिसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या अपन ने मान ली कि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी मान ली अपन ने, 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरा ढकेगा नहीं, अंदर चले जाएगा। और सर्वांग का नियम है कि जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को पूरा ढकते हैं ना, तो वो होता है सर्वांग, यानी एक व्रत दूसरे व्रत को पूरा ढके। जो पहले व्रत की त्रिज्या होती है ना, वही दूसरे व्रत की त्रिज्या होनी चाहिए। जो पहले व्रत की त्रिज्या होती है वही दूसरे व्रत की त्रिज्या है, तो अपन उसको समरूप को सर्वांग कह सकते हैं। लेकिन पहले व्रत की त्रिज्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, दूसरे की 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समरूप। तो कहने का मतलब सभी की बात कर रहे, एक की बात नहीं की, और जब सभी की बात की है उसने, तो अपन क्या कहेंगे इसको, समरूप। चलो त्रिभुजों की बात करता हूं मैं, कि सभी त्रिभुज, यानी ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होता है, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होता है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। कौन सा होगा, समबाहु। समबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजा समान होनी चाहिए। कैसी, सभी भुजा समान होनी चाहिए। कौन सा त्रिभुज, समबाहु, और वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा समरूप। क्या कहलाएगा, समरूप। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पुट आउट करेगा, रिक्त स्थान में ऐसा, या फिर इसमें से और इसमें से नहीं आया तो तुम्हारा नियम है, क्या नियम है, समरूप का नियम है। समरूप का नियम क्या है कि सभी भुजा, जो भुजा होती है ना, तो सभी भुजा समानुपाती होनी चाहिए, और कोण कैसे होनी चाहिए, बराबर। कोण कैसे होनी चाहिए, बराबर। तो वो भी एग्जाम क्वेश्चन पुट आउट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार यूनिट नंबर कौन सी है, ज्यादा मत पढ़ना, सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अपन लेके चलते हैं यूनिट नंबर लेके चलता हूँ आज मैं 10, क्योंकि 10 में से भी जो छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, एक नंबर के, वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो अपन क्या करेंगे, रेशो के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि किस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में से कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे। अपन यूनिट नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 10 की। किसकी बात कर रहे हैं, 10 की। चलो बताओ यूनिट नंबर 10 कितने नंबर की है, यूनिट नंबर 10 है 6 नंबर की। और 6 नंबर की अगर है कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा 2 नंबर का। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 और 4 2 कितने हो गई, 6 नंबर। जिनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, एक क्वेश्चन क्या आएगा रेगिस्तान का, और एक क्वेश्चन क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन लिखने का। ऐसे एक नंबर पे आता है ना लिखने का क्वेश्चन, वो आएगा। सर एग्जाम में क्वेश्चन 4 आ रहे एक ही नंबर की, कैसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो देखो यूनिट नंबर 10 को किसकी है, अरे अपने वो गलत बता दिया कि यूनिट नंबर जो 6 है ना वो त्रिभुज की थी, और यूनिट नंबर 6 किसकी है, व्रत की। किसकी है, व्रत की। और यूनिट नंबर 6 किसकी है, त्रिभुज की। याद रहेगा ना। तो अपन यूनिट नंबर किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 10 की बात कर रहे हैं, व्रत। तो देखो यहाँ पे व्रत, ये एक व्रत है। व्रत में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करेगा अपन, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करते चलेंगे और सभी के आंसर याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि व्रत कितने बिंदुओं से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन अपने पुट अप किया, व्रत कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है। होता है। तो व्रत कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन आपने इसी में से पुट किया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख, जब व्रत अनेक अनंत, क्योंकि अनंत या अपन इसको अनेक बोल सकते हैं, जब व्रत अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है तो इसके ऊपर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो व्रत पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। व्रत कितने बिंदुओं से मिलकर बना था, अनेक यानी अनंत। अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा यानी अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, व्रत के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर देखो, ये एक व्रत है, देख रहे हैं, और व्रत का एक बिंदु पर मान लिया ये वाला बिंदु है। स्पर्श रेखा का मतलब बाहर एक ऐसी रेखा खींचो जो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करे। मैंने एक बिंदु मान लिया और इससे मैंने एक रेखा ये वाली खींच दी। इसके अलावा तुमको कहीं दिख रहा है कि दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे, सर इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ये लो, नहीं, ये 2 बिंदु पर टच कर रही है और जो 2 बिंदु पर टच करती है, देखो यहां पे एक बिंदु जो एक बिंदु अगर एक बिंदु पर टच करेगी वो तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। जो 2 बिंदुओं पर टच करेगी उसे छेद रेखा कहेंगे। जो 2 एक बिंदु ये रहा
एक बिंदु ये रहा। कितने बिंदु पर टच कर रही है? 2 बिंदुओं पर। नाम क्या होगा इसका? छेदक रेखा। छेदक रेखा। और जो वृत्त को स्पर्श ही ना करे, जो वृत्त को स्पर्श ही ना करे, जैसे स्पर्श नहीं किया इसने तो क्या हो गई? अस्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे प्रयोग कर रहा हूं, चलो मैं इसका आंसर दो कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा? एक बिंदु पर, एक बिंदु मान लिया अपन ने, ये कितनी स्पर्श रेखा? अगर अपन ऐसे एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, अगर इसको तुम ऐसे खींचेंगे ना कि दूसरा बिंदु यहीं पे टच कर रहा है, तो ये दूसरा बिंदु आ गया इस वाली रेखा में, उसका नाम क्या होता है? छेदक रेखा। इसका मतलब है कि वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि वृत्त पर कितनी जीवाएं हैं? वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची? वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर कितने बिंदु है? वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है? अनेक। और जीवा मतलब जब वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है तो जीवा भी कितनी खींच सकते हैं अपन? अनेक। कितनी? अनेक। क्योंकि जब वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है तो उसके ऊपर जीवा अपन अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन तो कैसे करेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। तो आंसर क्या होगा इसमें? व्यास। क्या आंसर होगा? व्यास। तो इस प्रकार अपन ने कितने क्वेश्चन प्रयोग किए? 1 2 3 4 5। खड़ी भी नहीं है, सिंपल है, वृत्त से ही है। वैसे क्वेश्चन सारे प्रयोग किए अपन ने, इसके ऊपर से, वृत्त के ऊपर से। कितने क्वेश्चन आएंगे? इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएंगे ना, इस प्रकार के कम से कम 2 क्वेश्चन प्रयोग करेगा इस प्रकार के। याद रहेगा ना? कैसे समझा रहा हूं मैं कि एक वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है, वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वृत्त जब अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है तो स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? अनेक ही हो सकती है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। क्यों? क्योंकि जो वृत्त को स्पर्श नहीं करती है वो तो स्पर्श रेखा है, वो तो अस्पर्श रेखा है। लेकिन और जो स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा, और 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली छेदक रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। तो 2 बिंदुओं पर स्पर्श जो क्वेश्चन हो गए ना, 1 2 3 4 5 और एक क्वेश्चन और इसके अंदर रहता है। और वो क्वेश्चन क्या है? कई बार एग्जामिनर है ना, यहां से भी क्वेश्चन प्रयोग कर लिया जाता है कि ये तो केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से नीचे आ जाएगा क्या? चलो मैं यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर, केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर
जीवाओं की लंबाई क्या होगी? तो ये केंद्र बिंदु है और यहां से बराबर दूरी, जैसे 2 सेंटीमीटर इधर को लिया अपन ने और 2 सेंटीमीटर इधर से खींचा अपन ने, कितनी होगी? 2 जीवा, समान दूरी है। अगर ये केंद्र से दूरी समान है, केंद्र से दूरी समान है, तो अपन कह सकते हैं जीवाओं की जो लंबाई है ना वो भी कैसे रहेगी? समान रहेगी। कैसे रहेगी? समान रहेगी। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, एक तो 1 नंबर में क्वेश्चन पुट करेगा और एक क्वेश्चन करेगा रिक्त स्थान में। एक तो मिलेगा तुमको 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मिलेगा रिक्त स्थान में। 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 और 6 में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे। एक तो एमसीक्यू में मिलेगा और एक मिलेगा रिक्त स्थान में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आएगा और ये कैसा आएगा वो देखो। तो अपन एक तो एमसीक्यू और एक आएगा लिखने का, वो कैसे क्वेश्चन आएंगे 2 अलग से। तो देखो यहाँ पे एक इस पैटर्न पे आएगा, जैसे दिया इसने कि एक वृत्त है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से महाबिंदु की दूरी, केंद्र से महाबिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात करो? स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसको कैसे करेंगे अपन? ज्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये लो अपन ने इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ये एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र तथा केंद्र से महाबिंदु का मतलब है भार एक ऐसा बिंदु है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो अपन को निकालनी है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये मान लिया अपन ने, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु O है। स्पर्श रेखा का मतलब है ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई निकालनी है। इसकी लंबाई निकालनी है अपन को, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो दिया है, तरीका सही होना चाहिए देखो लिखने का, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है और लिखने का भी आ सकता है। ठीक है ना? दोनों में से कोई सा भी एक टाइप आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव देगा तो लिखने की तो जरूरी नहीं है, आंसर अपन सीधा टिक लगा देंगे। लेकिन अगर लिखने का दे दिया तो फिर कैसे करेंगे? उसके लिए अपन क्या करेंगे? तरीका होना चाहिए। एग्जामिनर को कभी भी मौका मत देना नंबर काटने का। तो दिया है और एग्जामिनर क्या करेगा? वो तो मौका ढूंढेगा नंबर काटने का। तो दिया है, क्या दिया है? OA कितना है? 3 सेंटीमीटर। OP 5 सेंटीमीटर। किसका मान निकालना है? AP का मान। और तुमको पता है ना त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री, तो इसको अपने मान लिया आधार, इसको लंब मान लिया, तो इसको क्या मान लेंगे? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तब अब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सा नियम लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी OA का वर्ग बराबर कर्ण। कर्ण क्या यहाँ पे? OP, तो कर्ण का वर्ग। मान रख दो उठा के, OA का मान AP का मान है क्या? नहीं। OA का मान कितना है? 3। OP का मान कितना है? 5। तो AP का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 5 का 25, AP का वर्ग बराबर संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, तो 25 यही है, संख्या संख्या के पास जाएगी ना, तो माइनस में। क्यों? क्योंकि प्लस की थी, बराबर में चिन्ह बदल जाएगी। अगर ये प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी। तो यहाँ पे AP का वर्ग बराबर 25 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 16। AP का वर्ग इस वर्ग घटेगा, रूट लगेगा, और इस 16 का जो वर्गमूल होता है ना, वो कितना होता है? 4। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितने नंबर पे क्वेश्चन आएगा? 1 नंबर पे। और जो अगला टाइप रहेगा 1 नंबर का, वो कैसा रहेगा? तो याद है ना सभी को? इसको क्या रोक रोक के देख लेना तुम वीडियो को। अब ये लास्ट टाइप रहेगा छोटे क्वेश्चनों का, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट टाइप छोटे क्वेश्चनों क्या रहेगा? जैसे एक वृत्त दिया और इस वृत्त में एक केंद्र बिंदु है ना, इस प्रकार एक वृत्त देगा, इस प्रकार एक वृत्त देगा जिसमें ये O है, ये A है, ये B है और ये P है, और ये इसमें एक का मान देगा, जो स्पर्श रेखा जहां पे झुक रही है ना बाहर, वहां पे इसका एंगल दे दिया उसने 70 है। कितना दिया? 70। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कोण BOP का मान ज्ञात कीजिए। तो BOP का मान ज्ञात कैसे करेंगे? तुमको पता है कि सम्मुख यानी एक तो है भार बिंदु, भार बिंदु का मतलब भार वृत्त से भार एक ऐसा बिंदु जहां पे स्पर्श रेखा झुक रही है, वो एंगल और केंद्र पर बना एंगल किससे? स्पर्श रेखा व त्रिज्या से। तो दोनों क्या होते हैं? संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180। बाहर का जो बिंदु है केंद्र का क्या होता है? संपूरक। तो चूंकि हम जानते हैं, अगर देखो लिखने का क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, तो उसको तरीके से तो लिखना पड़ेगा ना। तो चलो अपन इसको सही तरीके से कराते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है? कोण P का मान दे रखा है, कितना है? देखो इसको करने के 3 तरीके हैं, कितने और 2 तरीके। तो एक तो मैंने अभी तुमको बताया, अभी बोल रहा था ना मैं, और एक तरीका क्या है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो अपन कह सकते हैं कोण A वो भी कितना है? 90। कोण B वो भी कितना है? 90।
किसका मान निकालना है भी तो पहले कौन ओ का मान। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हो 1 2 3 4 4 एंगल 4 ही भुजा, क्या बोलते हैं उसको चतुर्भुज। तो चूंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग के चारों कोणों का कितना होता है 360। चार कोण कौन से, कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P, चार एंगल बन रहे हैं ना 1 2 3 4, सभी का योग कितना है 360। कोण O का मान नहीं दे रखा, कोण A का मान दे रखे 90, कोण B का मान भी कितना है 90 प्लस कोण P का मान कितना है 70 बराबर 360। ऐड कर दो कोण O प्लस इसके बाद में 90 और 90 कितने हो गई 180, 90 90 180, 70 जोड़ेंगी 250 हो जाएगी 250 बराबर 360। संख्या को संख्या के पास लेके जाओ 360 वही है, 250 इधर को जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा। तो कोण O बराबर 360 में से कितना घटेगा 250, कितना बचेगा 110, कितना बचेगा 110। ये तो अपने पास कोण O का मान आया, किसका मान निकालना है BOP का मान, किसका निकालना है BOP का मान। तो देखो यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ पे लिख दो तब है किसका मान निकालना है BOP का मान। BOP जो एंगल BOP निकालेंगे वो केंद्र का आधा होगा, केंद्र पर बना जो एंगल है ना कौन सा AOP, यानी कि कोण AOB इसका क्या हो जाएगा आधा, और एंगल हमेशा बीच वाला होता है, इसके लिए अपन बात करेंगे तो AOB और AOB है, AOB का मान कितना गया 110, तो BOP बराबर 110 उसमें भाग देंगे 2 का, आंसर कितना आएगा 55, कितना आंसर आएगा 55। तो इस प्रकार अपन ने कोण का मान निकाल लिया BOP और कितना गया 55। ये तो हमारा अगला टाइप है। तो ये चारों क्वेश्चनों के अपने टाइप समझा दिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार बार देख लो। अगर मतलब क्वेश्चन याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, रोक के देख लो, सारे डाउट क्लियर करो, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ रहा और तुम पता नहीं संजीव पासबुक और इसके बाद में एक्सेलेंट के अलावा एग्जाम फाइटर के अलावा डैश वर्क, पता नहीं कितने तो सारी किताबें जो भी मतलब मैथ की किताब है और जितने भी टाइप है सारे टाइप देख के चले जाएंगे और उसके बाद में तुम कंफ्यूजन हो जाओगे, क्या जाएगी कंफ्यूजन, फिर वहां पे जाके तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। तो इससे तो बढ़िया है जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ जाओ, इससे बाहर नहीं आएगा, सेम पैटर्न रहेगा एग्जाम का, पढ़ना न पढ़ना तुम्हारे ऊपर है, नंबर लाने हैं, क्योंकि तुमको तो पता है ना घर वाले यानी मम्मी और पापा, माँ और पिताजी दोनों वेट कर रहे हैं कि मेरे बेटे के अच्छे नंबर आए, और ये अगर वेट कर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स तो उनके ऊपर क्या, उनकी जो उम्मीदें है उनके ऊपर पानी फेरिए क्या नहीं। याद करना है, सारे क्वेश्चन याद करना है। आज क्वेश्चन फिर भी तुमको डाउट लग रहा है कमेंट में नीचे लिख दिया करो, सर हमारे क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको एक बार दोबारा समझा दो, ठीक है, तो मैं वापस इसको दोबारा समझा देगा, या फिर तुम रोक के क्लास को और अपने डाउट क्लियर कर लेगा, ठीक है। आगे अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें जो यूनिट बच गई है ना वो सभी यूनिट रखी MCQ डेक्टिस्तान और एक नंबर के जो लिखे क्वेश्चन आएंगे वो सारे लेके चलेंगे। इसके बाद में 2 नंबर टाइप देंगे और 2 नंबर के बाद में 3 और 4 दोनों एक साथ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।